हेलो बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में। तो हम लोग आज करवक का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अब पिछले 3 वीडियो में अभी तक हम लोगों करवक का 3 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें पहले में पूरे करवक कविता की लाइन बाय लाइन हिंदी कराई गई है, दूसरे में ऑब्जेक्टिव कराई गई है और तीसरे में सारांश किया गया है। और आज चौथा चैप्टर करवक का लेकर आए हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर आज। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरे लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस 4 वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आंसर इधर से उधर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं करवक का। कहता है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना, है ना, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना किससे किया है? दर्पण से किया है। ठीक है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? पूछ रहा है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना जो है वो दर्पण से क्यों किया है। तो हम लोग कविता में एक लाइन पढ़ते हैं कि एक नैन जस दर्पण ते ही निर्मल भाव, ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कही चाहू। कहते हैं कि इनका एक आंख है फिर भी वो दर्पण की तरह बिल्कुल साफ है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार दर्पण में चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है, वैसे ही इनको एक आंख से ही पूरा संसार उतना ही साफ दिखाई दे रहा है और ये अपने आंखों से ही देखकर रचनाएं करते हैं, जिस प्रकार लोग दर्पण में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। पहला लाइन कहता है कवि आंख से देखता है, कवि आंखों से देखता है, उसके आधार पर ही काव्य की रचना करता है। ठीक है, तो कवि अपने आंखों से देखकर काव्य की रचना करता है, अतः आंख ही उसका क्या है? दर्पण है। कवि आंखों से देखकर ही काव्य की रचना करता है, जिस कारण कवि ने अपनी आंखों की तुलना किससे किया है? दर्पण से किया है। ठीक है, आगे कहता है कवि के पास एक ही आंख है। तो हम लोग एक आंख के बारे में बार बार चर्चा कर चुके हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की एक आंख और कान, है ना, मतलब बाई आंख और बाई कान चेचक की वजह से क्या हो गया था? खराब हो गया था। और कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो एक आंख के होते हुए भी बहुत गुणवान है। ठीक है, पहला लाइन ही था कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मुहाजई कवि सुनी, मतलब कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो एक नैन के होते हुए भी बहुत क्या है? गुणवान है। ठीक है, तो मतलब कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक नैन के हैं, तो एक क्या है? एक आंख ही है इनके पास। कवि के पास कितनी आंखें हैं? एक आंख है और उससे सारे जगत को देखता है और उसी एक आंख से मलिक मोहम्मद जायसी सारे जगत को देख रहे हैं, पूरे जगत का मतलब संसार। ठीक है, आगे बोलता है वह अत्यधिक निर्मल है, वो दर्पण के जैसा, वो एक आंख के होते हुए भी बहुत निर्मल है, बहुत साफ है, उनका मन बहुत साफ है, बिल्कुल शीशा की तरह। ठीक है, तभी तो वह एक आंख होते हुए भी काव्य रचना करता है। कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि मेरा मन बिल्कुल साफ है, तभी तो मेरे पास एक ही आंख है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? इतनी सारी काव्यों की रचना कर रहे हैं। फिर आगे कहता है कि यह आंख उसके लिए कलंक भी नहीं है, यह आंख उसके लिए क्या है? कलंक भी नहीं है। एक आंख के हैं तो उनको तो कलंकित माना गया है ना, कि एक आंख नहीं है तो वो व्यक्ति कलंक वाला है, लेकिन वो अपने इस कलंक को कलंक नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसी आंख से तो पूरे जग को देख रहे हैं, पूरे संसार को देख रहे हैं, तो फिर ये मेरा आंख कलंक कैसा है? ठीक है, आगे बोलता है जितना संसार के लोग दो आंखों से देखते हैं, कभी वह सब एक ही आंख से देखता है। कह रहा है कि जितना संसार के लोग है ना, मतलब जितने पूरे संसार में जितने लोग हैं और वो जितना चीज दो आंखों से देखते हैं, कभी उतना ही चीजों को केवल एक आंखों से ही देख लेते हैं, जिस कारण वो अपने एक आंख नहीं होने को कलंक नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। कहता है कभी वह सब एक ही आंख से देख लेता है, यही एक कारण है कि वह आंख को दर्पण मानता है। कहता है कि यही कारण है कि कभी अपने आंख को क्या मानता है? दर्पण, क्योंकि दर्पण में भी आपको हर चीज साफ साफ दिखाई देता है और कभी को भी एक आंख से ही पूरा दुनिया क्या दिखाई दे रहा है? साफ साफ, थोड़ा भी धुंधला दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कहता है, आगे देखिए, कहता है कि वह आंख को दर्पण मानता है, उसके भीतर उसका भी प्रतिबिंब है, तभी तो सारे रूपवान उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नतमस्तक। नतमस्तक होना मतलब झुकना, है ना। जितने भी रूपवान लोग हैं ना, वो सब किसके आगे नतमस्तक सिर झुका रहे हैं? किन की बातों को सुनना चाहते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की बातों को। ठीक है, तो लास्ट लाइन ये कहता है
कि सब रूपवंत गही मुख, सब रूपवंत गही मुख जो वही कही चाऊ। मतलब जितने भी रूपवान लोग हैं ना, वो सब किनके आगे सर झुका रहे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी के आगे। मतलब यहाँ कहना है कि रूप बड़ा नहीं है, बड़ी क्या है? गुण। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ये पहला उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा। अब दूसरे में आते हैं। ठीक है, दूसरे में कहता है यहाँ, पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन। ठीक है, कलंक, कांच और कंचन। कलंक, कलंक का मतलब होता है किसी में कुछ दाग होना, खोट होना, कमी होना, इसको कलंक कहते हैं। कांच होता है कच्ची धातु, कच्ची धातु को ही यहाँ कांच कहा गया है ना। तो कलंक, कांच और कंचन, एक वर्ड आया है कंचन। कंचन का मतलब होता है सोना। ठीक है, कंचन का मतलब होता है सोना, कंचन का मतलब यहाँ है सोना, सोना। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले करबक में, पहले करबक में तीन शब्द प्रयोग हुआ है। एक हुआ है कलंक, दूसरा हुआ है कांच और तीसरा हुआ है कंचन। तो यहाँ कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, मतलब ये शब्दों को क्यों प्रयोग किया गया है, क्या मतलब है इन शब्दों का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लेंगे। पहले में देखेंगे कि यह चंद्रमा है, पर उसकी एक आंख, एक कान, चेचक का भरा रूप उसका कलंक ही है। ठीक है, चेचक से भरा रूप मतलब उसके पास क्या है? एक आंख है, एक कान है और उसका रूप जो है ना वो किससे भरा हुआ है, मतलब जो उसका रूप खराब हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी का, वो किसके वजह से हुआ है? तो चेचक की वजह से हुआ है। इतना ज्यादा चेचक का दाग हो गया उनके फेस में कि उनका जो चेहरा है वो रूपहीन दिखता है, बिल्कुल वो कुरूप दिखते हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं, उनमें बहुत कमी है। उनका कलंक क्या क्या है? पहला शब्द बोला है कलंक, मतलब उनका कलंक क्या क्या है? तो एक आंख का नहीं होना, एक कान का नहीं होना, उनका रूप जो है वो चेचक की वजह से बहुत खराब हो गया, वो कुरूप दिखते हैं। ये तीनों उनका क्या है? कलंक है। ये तीनों ही उनका क्या है? कलंक है। ठीक है, तो यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी का एक कान नहीं होना, एक आंख नहीं होना और उनका रूपहीन होना उनका क्या है? कलंक है। ठीक है, आगे बोलता है कवि की मान्यता है, जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक रहता है वह फिर भी प्रकाशमान रहता है, यही स्थिति कवि की भी है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक रहता है, जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक रहता है और कलंक होने के बावजूद भी चंद्रमा क्या करता है? अपने प्रकाश से पूरे पृथ्वी को उजाला करके रखता है। सेम उसी प्रकार मेरे पास भी कलंक है, फिर भी हम अपने काव्यों के प्रकाश से पूरे पृथ्वी को, पूरे संसार को प्रकाशमय करेंगे, ऐसा मानना होता है कवि मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है, तो आगे आते हैं फिर हम लोग। आगे कहता है, वही कह रहा है ना कि चंद्रमा में कलंक रहता है वह फिर भी प्रकाशमान रहता है। ठीक है, यही स्थिति कवि की भी है। क्या कह रहा है? कि यही स्थिति कवि की भी है। जिस प्रकार चंद्रमा कलंकित होकर भी दुनिया को प्रकाशमय रखता है, उस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी भी कलंकी है, फिर भी वो अपनी रचनाओं से पूरे पृथ्वी को, पूरे संसार को क्या करेंगे? प्रकाशित करेंगे। आगे कहता है, यह भी चारों ओर प्रकाश फैला रहा है। ऐसा कवि के बारे में कहा गया है कि यह भी, मतलब कवि भी क्या कर रहा है? चारों ओर प्रकाश फैला रहा है, जिस तरह सारे जहां देखता है। ठीक है, यही स्थिति उसकी भी है, वह भी उस एक ही आंख से सारा जगत देखता है। मलिक मोहम्मद जायसी एक ही आंख से सारे जगत को देख रहा है, मतलब उनके पास एक ही आंख है, फिर भी वो पूरे संसार को देख रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है, तो ये मतलब है कलंक से। ये पहला पैराग्राफ कलंक को व्याख्या किया है। ठीक है, कि कलंक क्या है और कलंक होने के बावजूद भी वो कितने स्ट्रांग बने हुए हैं। और दूसरा हम लोग करेंगे कांच। दूसरा चर्चा किसके बारे में करेगा आप? कांच के बारे में। ठीक है, दूसरा चर्चा करेगा कांच के बारे में। अब आते हैं कांच के बारे में। कहता है कि कांच से तात्पर्य, मतलब कांच का यहाँ क्या अर्थ है? कांच का क्या अर्थ है अभी बताए? कांच का अर्थ होता है कच्ची धातु। कांच मतलब कच्ची धातु। ठीक है, कांच मतलब कच्ची धातु। ठीक, तो कच्ची धातु से क्या मतलब है? तो यहाँ पे कच्ची होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कच्ची। कच्ची धातु जिसको मैल डालकर साफ करके
कंचन बनाया जाता है, कंचन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कंचन। कंचन का मतलब सोना, ठीक है। कंचन का मतलब क्या होता है? सोना होता है। कंचन मतलब सोना। यहाँ कहता है कि कांच से यहाँ मतलब है, अगर हम जैसे हम मान लो पृथ्वी से कोई अयस्क निकालते हैं, जैसे सोना जो हम लोग जेवर पहनते हैं, तो वो सोना उतना चमकदार नहीं निकलता, उसको हम लोग पृथ्वी से निकालते हैं और वो पृथ्वी से कांच के रूप में निकलता है, कच्ची धातु के रूप में। और फिर उसको घड़ा में डाला जाता है, फिर उसमें मैल डाला जाता है। मैल, यहाँ एक शब्द आया है, क्या आया है? जो मैल आया है। मैल, यहाँ मैल का मतलब होता है रसायन। मैल का मतलब रसायन, ठीक है। मैल का मतलब क्या है? रसायन। मैल का मतलब रसायन, रसायन, ठीक है। और कैसा रसायन? वो रसायन है जो कच्ची धातु को क्या कर देता है? साफ कर देता है। उसी रसायन को यहाँ मैल कहा गया है। वैसा रसायन जो कच्ची धातु को साफ कर देता है, सोना को अच्छा बना देता है, चमकदार, उस रसायन को ही यहाँ मैल कहा गया है, ठीक है। मैल से यहाँ यही मतलब है। तो जब तक हम लोग कच्ची धातु में मैल डालकर क्या करते हैं, उसको साफ, मतलब कि कच्ची धातु को भी साफ करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए मैल डालने की जरूरत होती है, उसको तपाने की जरूरत होती है। उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि धातु, कहाँ से तात्पर्य? कच्ची धातु जिसको मैल डालकर साफ करके कंचन बनाया जाता है, मतलब सोना को, धातु को भी सोना बनाने के लिए उसमें मैल डालना ही पड़ता है, ठीक है। और घड़िया का मैल एक रसायन है, डाला जाता है तभी कांच का कंचन बनता है। कांच तभी सोना बनता है जब उसमें क्या डाला जाता है? मैल डाला जाता है, ठीक है। अर्थात सोना दमक का है, यहाँ भी जायसी का यह कलंक हो उसको खरा सोना बना देता है। यह कलंक ही क्या है? वह उसी प्रकार कह रहा है कि जायसी को भी, जायसी का भी कलंक है, एक आंख का नहीं होना, एक कान का नहीं होना, फिर उनका क्या है? रूपहीन है जो, वो सब उनका कलंक है। लेकिन ये कलंक ही उनको क्या बना दिया है? उनको एकदम सोना की तरह चमकदार बना दिया है, ठीक है। आगे बोलता है, मतलब कि इनको ये सोचे कि मेरे एक आंख एक कान नहीं है, इसका क्या मतलब है? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब इनको एक तरह से मोटिवेशन मिल रहा है। हर किसी में कुछ कमी होना हमेशा अभिशाप नहीं बनता है, कभी कभी वो उसके लिए वरदान भी साबित हो जाता है। वही प्रकार है कि इनकी जो कमी है, आंख कान और रूपहीनता, वो इनके लिए अभिशाप नहीं बल्कि क्या बन गया है? वरदान बन गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि पहले करबक में, ठीक है, पहले करबक में वैजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे, ठीक है। मतलब जायसी का आत्मविश्वास इतना मजबूत है, उनके इतनी सारी कलंक के बावजूद भी उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत है, तभी तो वो अपनी तुलना चांद से करते हैं, समुद्र से करते हैं, वो कंचनगिरी पर्वत से करते हैं, सुमेरु पर्वत से करते हैं, आम से करते हैं, है ना, दर्पण से करते हैं, बहुत सारी चीजों से वो अपनी तुलना की है कि हम इसके तरह है ना। उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत है। तो किस प्रकार हम लोग देखते हैं, कहते हैं कवि मोहम्मद मात्र एक नेत्र से ही है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी का कितना नेत्र है? एक ही नेत्र है, पर उसमें दूसरे का भी हित करने की भरपूर शक्ति है। मतलब वो एक आंख के होते हुए भी दूसरों के लिए बहुत कुछ किए हैं। ये रचनाएं किए हैं तो लोगों के लिए ही ना किए हैं, ताकि लोग इसको पढ़े, इस कहानी को जाने, पद्मावती और रतन सिंह इन सब के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, चांद भी तो कलंकी होता है। इनका कहना है कि चांद भी क्या होता है? कलंकी होता है, ठीक है। चांद भी तो कलंकी होता है, चांद में भी तो कलंक होता है, पर उसका प्रकाश थोड़े ही कम होता है। ये कहना चाहते हैं कि चांद में कलंक हो जाने से क्या चांद का प्रकाश कम होता है? ऐसा नहीं है, उसको कोई असर नहीं पड़ता है कि मेरे अंदर कलंक है या कुछ है, उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता है। आगे कहता है, जायसी ने एक ही नेत्र से सारे संसार को देखा है, सारे संसार को देख लिया है। हम लोग पहले से जानते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी है ना, एक नैन के है और उनको एक नैन से ही पूरा संसार दिखता है, ठीक है, देख लिया है। और वह इतना चमकदार हो गया है जितना ध्रुव तारा होता है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी
के बारे में कहा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी इतना ज्यादा चमकदार हो गए हैं जितना कि कौन सा तारा होता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा बहुत चमकदार होता है जो नक्षत्रों के बीच भी उगा रहता है। तो लोग बुक में एक लाइन पढ़े होंगे, उबा शुक्र तन्न महा, है ना, ऐसे करके एक लाइन है जो मतलब कि शुक्र, उबा शुक्र तन्न महा, नक्षत्रों के बीच कौन उगा रहता है, शुक्र, ठीक है, ध्रुव तारा के समान। आगे कहता है जहां कुछ कुछ खोट है ना, वहीं पर महानता भी है। ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है कि जहां जहां कुछ कमी होती है ना, वहीं पे क्या होती है, महानता होती है। अगर मलिक मोहम्मद जायसी में इतनी सारी खोट नहीं होती, इतनी सारी कमियां नहीं होती, तो ये इतने महान नहीं बनते। उनकी कमियां ही उनको क्या बनाती है, महान बनाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ये थे यहाँ पे कि समुद्र का पानी जितना खारा होता है उतना ही वो अशुद्ध और अपार है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर वो मीठा जल होता, मृदु जल होता, तो वो इतना ज्यादा नहीं रहता। जब तक सुमेरु पर्वत पे क्या सोना का तभी बना जब उस पे त्रिशूल लगा था, अगर नहीं लगता तो वो सोने का नहीं बनता। मतलब आप में आपको कुछ तकलीफ होगा तभी जाके आप अच्छे बनिएगा, और आप में कमी होगी, आपकी कमी ही आपको क्या बनाती है, महानता बनाती है, ऐसा कविता में कहा गया है। ठीक है, आगे कहता है आम, सागर, सुमेरु आदि उसी प्रकार जायसी भी शुद्ध कंचन बन गया है। उसका कलंक यह मैल है जो धरा में, घरा यहाँ घरा होना चाहिए, घरा में भरकर कंचन को शुद्ध कर देता है ना। कच्ची धातु को शुद्ध करने के लिए उसमें मैल डाला जाता है, कच्ची धातु से सोना प्राप्त करने के लिए उसमें मैल डाला जाता है। मैल एक प्रकार का रसायन है। ठीक है, आगे कहता है फिर आगे आते हैं, देखते हैं उसका कलंक क्या मैल है। यहाँ तक देख लिए, जायसी ने एक ही नेत्र से सारा जगत देखा। ये हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जायसी एक ही नेत्र से सारा जगत देखा है। उसके नेत्र क्या है, निर्मल है, और उसका व्यक्तित्व इतना विशाल बन गया है कि लोग उसके पास झुकते हैं। यही है कवि का आत्मविश्वास। कह रहे हैं कि जायसी पूरे संसार को एक ही आंख से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि जितने भी रूपवान लोग हैं, महान लोग हैं, वो उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उनके आसपास आ रहे हैं ताकि वो कुछ बोले तो सुने। तो ये जायसी का क्या है, आत्मविश्वास है ना, कि वही बोल रहे हैं कि जितने भी रूपवान लोग हैं वो सब मेरे सामने क्या हो रहे हैं, नतमस्तक हो रहा है। तो ऐसा ये उनका आत्मविश्वास है। तो ये हम लोग क्वेश्चन आंसर में लिख देंगे, आएगा तो। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखिए आप लोग। कहता है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उसकी इस इच्छा का मर्म बताए। मतलब बोलता है कि कवि का क्या मानना है कि लोग हमें कभी ना कभी क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो वो किस रूप में अपने आप को याद रखने की इच्छा की है, इसी को बताना है ना। तो वो एक लाइन लिखते हैं कविता में कि मतलब कि बोलते हैं मैं रहूं या ना रहूं, है ना, कि मकू रहे ना रहे, है ना, ऐसे करके लाइन लिखे हैं। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कवि का काव्य रक्त से रचा गया है ना। तो हम लोग ऐसा कविता में हम लोग लाइन बाय लाइन कविता को कर चुके हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा कविता करेंगे तो क्वेश्चन ऐसे समझा देते हैं, आप लोग पीछे वाले में जाकर कविता का लाइन देख लीजिएगा। ठीक है, कहता है कवि का काव्य रक्त से रचा गया है। एक लाइन था जोड़ी लाई रकत के लई, तो वही कह रहा है कवि का काव्य रक्त से रचा गया है, इसमें गहरे प्रेम की पीर है। अतः कवि को विश्वास है कि उसका काव्य जगत में बना रहेगा। कवि इस विश्वास से काव्य की रचना करते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं इस जगत में, इस संसार में, लेकिन मेरी काव्य तो रह जाएगी, मेरी रचना रह जाएगी, जिसको लोग पढ़ेंगे और कहानी को जानेंगे और मेरे बारे में भी दो शब्द कहेंगे और मुझे भी दो शब्दों में याद करेंगे। ठीक है, ये कहा जाता है कि उसका काव्य जगत में बना रहेगा और सदा पहचाना भी जाएगा कि हाँ ये किनका है, पहचाना भी जाएगा कि इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। वह यह भी मानता है कि एक फूल के मुरझाने के बाद भी उसकी गंध अमर रह जाती है। ये लाइन हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, है ना, कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासौ फूल मरे पर मरे न बासु। वही पुरुष धनी है जिसकी कीर्ति जीवित है, जासु, है ना।
अब फूल तो मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध कभी जाती नहीं है। वही उनका कहना है कि फूल के मुरझाने के बाद भी, फूल के मुरझाने के बाद भी उसकी गंध क्या रह जाती है, अमर रह जाती है। ठीक है, उसकी गंध रह जाती है। सेम उसी प्रकार अपनी तुलना करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरा ये काव्य अमर रह जाएगा। वो काव्य मरने वाला नहीं है, बिल्कुल फूल के सुगंध की तरह। आगे देखते हैं, इसी प्रकार कवि का भी यश, यश मतलब उनकी पहचान, उनकी प्रसिद्धि, ठीक है, संसार में अमर ही रहेगा। जिस प्रकार सुगंध अमर रह जाएगा उस प्रकार उनकी कृति भी क्या रह जाएगी, अमर रह जाएगी। यश संसार में बिकता नहीं है, ठीक है, यश को संसार में बेचा नहीं जाता है और ना ही इसको खरीदा जा सकता है। ठीक है, इसका कोई मोल नहीं है, यश बहुत ही अनमोल होता है। ठीक है, लास्ट लाइन आप लोग पढ़े ही होगा ना, के न जगत जस बेचा, के न लिन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रही दुई बोल। यहाँ कहने का मतलब है कि यश को ना कोई खरीद सकता है और ना ही कोई बेच सकता है, ये बहुत ही अनमोल है। और जो भी इस कविता को पढ़ेगा वो हमें दो शब्दों में क्या करेगा, याद करेगा। ठीक है, तो संसार में बिकता नहीं है, क्या नहीं बिकता है, यश। यश कभी संसार में बिकता नहीं है, वह तो व्यक्तित्व है ना, कृतित्व के आधार पर प्राप्त होती है। कृतित्व मतलब आप कैसा काम करिएगा उसके आधार पे ही आपको यश की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसी प्रकार कवि की भी कामना है, मतलब ऐसा कवि मानते हैं कि उसका यश भी संसार में इसी प्रकार फैलेगा। मतलब वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा जो हमारी यश है उसको लोग याद करेंगे, उनकी रचनाओं को लेकर। उनका यश किस में, प्रसिद्धि उनका किस में है, रचनाओं को लेकर, क्योंकि वो एक कवि है ना, बहुत सारी रचना किए हैं, तो उनको हम लोग रचनाकार के रूप में याद करते हैं, कवि के रूप में याद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। ठीक है, पांचवा देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखते हैं, भाव स्पष्ट करे, है ना। ये एक लाइन देखिए, कविता का कोई भी लाइन उठाकर दे देगा और कहेगा इसका भाव स्पष्ट करिए। जैसे एक लाइन यहाँ पे दिया है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही लाइन उठाकर दे देगा, कविता का कोई भी लाइन आपसे पूछ सकता है लिखकर। तो इसके लिए आपको ज्यादा जरूरत क्या है कि आप कविता को क्या करिए, एक बार लाइन बाय लाइन समझ लीजिए, जो कि सबसे फर्स्ट वीडियो में डाला गया है, कविता का लाइन बाय लाइन अर्थ। आप लोग वहां से जाकर देखना ना भूले। ऐसे एक लाइन यहाँ क्वेश्चन आंसर में दिया है कि जो लही अम्बही डाभ न होई। ठीक है, जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। मतलब जब तक आम में मंजर नहीं आता है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबक से उद्धृत है। देखिए आप लोग क्वेश्चन आंसर जब भी लिखिएगा ना, इतना लाइन को आप लोग लिखिएगा, है ना। मान लीजिए आपको करबक से कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो उसमें ये लाइन हर क्वेश्चन आंसर में आपको लगा देना है कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबक से उद्धृत है। मतलब ये पंक्तियां करबक से ही ली गई है। करबक की रचना किसने किया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। आगे देखते हैं, यह पद्मावत स्तुति खंड का अंश है। और करबक किसका, कहां से लिया गया है, तो करबक पद्मावत से लिया गया है। तो फिर लिखेंगे कि यह पद्मावत स्तुति खंड का कुछ अंश है। यहाँ कवि ने बड़े विनम्र भाव से अपनी कुरूपता का संकेत किया है। कुरूपता मतलब कवि का एक आंख नहीं होना, एक कान नहीं होना, उनका चेचक की वजह से रूप अच्छा नहीं होना, उनकी क्या है, कुरूपता है। ठीक है, आगे कहता है, पर वह यह भी कहता है कि रूप महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आगे बोला है ना कि रूप ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, सबसे बड़ा अगर कोई बड़ी चीज है महत्वपूर्ण है तो वो गुण है। ठीक है, कि महत्वपूर्ण है गुण, रूप महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है तो गुण, गुण क्या है, इंपॉर्टेंट है, और रूप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे और भी देखते हैं। फिर यहाँ व्याख्या किया गया है कि आम के डाभ जब फूटती है तभी उसकी गंध चारों ओर फैलती है ना। आम का डाभ जब तक नहीं फूटेगा तब तक आम में सुगंध नहीं आएगा। इसी प्रकार सागर का जल खारा होता है। आप लोग को पता होगा कि सागर या समुद्र का जल कैसा होता है, खारा मतलब नमकीन होता है। ठीक है, आगे कहता है, तभी तो यह अपार होता है। अपार का मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर समुद्र का पानी मीठा होता तो फिर उसको लोग यूज कर जाते,
प्रयोग में ला लेते। खारा है इसलिए लोग उसको प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब उसकी जो कमी है ना उसके लिए क्या बन गया है, वरदान बन गया है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार कवि का, ठीक है, कवि का कुरूप होना उसके लिए अभिशाप नहीं है ना, क्या बन गया है, वरदान। कवि का कुरूप होना उसके लिए अभिशाप न बनकर क्या बन गया है, वरदान बन गया है। जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा है तो वो उसके लिए क्या बन गया है, उसका खारापन वरदान बन गया है। आगे देखते हैं, इस एक आंख से ही उसने सारे जगत को देखा है, ठीक है, सारे जगत को देखा है। हम लोग इस लाइन को बार बार हर क्वेश्चन आंसर में देख रहे हैं कि कवि ने कितने आंखों से जगत को देखा है, एक आंखों से। आगे देखते हैं, उसने उसका सारा प्रकाश रूप में संसार के सामने पेश कर दिया है, जिस प्रकार की कलंकी चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है। कह रहे हैं कि उसने संसार में इस प्रकार प्रकाश को फैलाया है, कवि संसार में इस प्रकार अपनी रचनाओं के प्रकाश को फैलाया है, जिस प्रकार चंद्रमा कलंकी होने के बावजूद भी पूरे संसार को प्रकाशित रखता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में रक्त के लेई का क्या अर्थ है ना, तो आप लोगों को दूसरे करबक में नाम सुने होगा, एक लाइन दिया गया होगा, जोड़ी लाई रकत के लेई गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, उसी लाइन को यहाँ उठा कर रखा है। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है यही लाइन पूछे, ठीक है, कविता आप लोग समझ लीजिएगा लाइन बाय लाइन, कहीं से कविता से लाइन उठाकर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब समझते हैं, कह रहा है कि ले जोड़ता है, ले का काम क्या होता है, जोड़ना किसी चीज को, ठीक। काव्य भी क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, काव्य भी जोड़ा जाता है। यहाँ कहता है कि जायसी का, ठीक है, जायसी, यहाँ क्या होगा, जायसी का काव्य विरह काव्य है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जायसी का काव्य कैसा काव्य है, तो क्या बताइएगा, विरह काव्य है। विरह काव्य उसको कहते हैं जिसमें मान लीजिए कि कोई दो प्रेमी है, अगर वो बिछड़ जाता है तो उस वैसा काव्य कौन सा काव्य कहलाता है, विरह काव्य। और इसमें रानी पद्मावती और रतन सेन के बिछड़ने के बारे में ही पद्मावत में लिखा गया है कि कैसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे एक दूसरे को, फिर भी उनको बिछड़ना पड़ा। तो इसलिए ये कैसा काव्य है, विरह काव्य है, ठीक है। परमात्मा से मिलन का विरह, नागमती के आंसुओं की गाथा वह है। अतः इस काव्य की रचना रक्त की ले से, ठीक है, रक्त की ले से की गई है। हाँ ठीक है, हम लोग बार बार बताते हैं जब से पढ़ा रहे तब से कि रक्त मतलब वो रक्त से इसको नहीं लिखे हैं, वो पूरे मन हृदय से लिखे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा लगन से लिखे हैं। वो इस कविता को, उनका ये मानना था कि मैं इस जगत में रहूं या ना रहूं पर मेरी कविताओं को लोग क्या रखे, याद रखे, ये उम्मीद कर कर इनकी रचनाएं वो किए हैं, ठीक है। आगे कहता है, जिसमें प्रेम विरह का नयन जल भी समाहित है, मतलब जिसने भी इस कविता को सुना है उनका जो खून है ना वो आंसू बन बन कर निकला है, यही बात कह रहे हैं, ठीक है। आगे कहता है, यहाँ कवि का आत्मविश्वास भी प्रबल है, कवि को बहुत ज्यादा भरोसा है कि लोग हमारी रचनाओं को याद रखेंगे, ठीक है। उसका यह काव्य दमकेगा, अवश्य ही दमकेगा, दमकना का मतलब है चमकना, लोग इनके कविताओं को हमेशा याद रखेंगे, इनका ये कहना है ना, कि लोग इनका भी कभी, इनकी रचनाओं को भी लोग कभी खूब याद करेंगे, इनकी भी रचनाएं फेमस होंगी, इनकी रचनाओं के लिए ही लोग इनको याद करेंगे। और सही बात है, आज हम लोग इनकी रचनाओं के लिए ही हम लोग याद करते हैं। तो रकत के लेई का मतलब है कि यहाँ जो वो कविता जो लिखे हैं वो रक्त की लेई लगाकर जोड़े हैं, जिस प्रकार लेई जोड़ने का काम करता है उस प्रकार काव्य को भी जोड़ जोड़ कर ही लिखा जाता है। तो वो रक्त की लेई लगाकर काव्य को जोड़े हैं, और इतना ज्यादा मतलब कि वो मन दिल से लिखे हैं कि उनको ऐसा उम्मीद है कि लोग हमारी कविताओं को क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है, कहता है कि मोहम्मद ही कवि जोड़ी सुनावा, यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि पद्मावत, जो पद्मावत लिखा गया है उनके रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है, और पद्मावत से ही क्या लिया गया है, करबक। और ये पद्मावत अवधी भाषा में, किस भाषा में रचा गया है, अवधी भाषा में
रचा गया है। ठीक है, तो अवधी भाषा में जोड़ी का अर्थ जोड़ना होता है। ठीक है, क्या होता है? जोड़ना। अवधी भाषा में जोड़ी का अर्थ जोड़ना होता है। तो यहाँ कह रहा है एक लाइन कविता में कि मोहम्मद ही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। ठीक है, जोड़ी लाई रकत के लेई, गाड़ी प्रीति नैन जल बेई। तो यहाँ इसी लाइन का मतलब बताना है कि मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा में जोड़ी का क्या अर्थ है? तो जोड़ी का अर्थ है जोड़ना। ठीक है, अवधी भाषा में जोड़ी का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। अवधि में यहाँ जोड़ी होना चाहिए। ठीक है, जोड़ी का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। ये नहीं होगा, जोड़ी का अर्थ है जोड़ना। ये बात आप लोग को हम पहले ही समझा दिए। कवि का आशय है, मतलब कवि के कहने का मतलब है कि मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, वो बोलते हैं कि ये जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ ना, राजा रतन सिंह और पद्मावती के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, राघव के बारे में, वो सुआ के बारे में, है ना, वो मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ, मात्र कुछ कथाओं को जोड़ जोड़ कर ही आपको सुना रहा हूँ। कह रहे कि कुछ कथाओं को, जो कथा पहले से थी उसी को बस ये जोड़ जोड़ कर, जोड़ते किस चीज से है? रक्त की लेई से। ठीक है, जोड़ जोड़ कर ये कुछ कथाओं को आपको बस सुना रहे हैं, मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आगे बोलते हैं अर्थात जो कथाएं भारतीय जीवन में प्रचलित है वही को जोड़ जोड़ कर सुना रहा हूँ। और रानी पद्मावती के बारे में जो कथा है, जो कहानी है राजा रतन सिंह और पद्मावती के बारे में, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इनका कहना है कि मैं खुद से कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बस कुछ कथा प्रचलित है भारतीय संस्कृति में, उसी को जोड़ जोड़ कर आप लोग को सुना रहा हूँ। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि है वो यही जोड़ जोड़ कर सुना रहे हैं। क्या जोड़ जोड़ कर सुना रहे हैं? तो वो कथाओं को जोड़ जोड़ कर सुना रहे हैं, वो कथा जो भारतीय संस्कृति में बहुत प्रचलित है, और राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती की कथाएं बहुत प्रचलित है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन आंसर होता है खत्म। क्वेश्चन आंसर 7 क्वेश्चन अभी करवाए हैं, और भी आप लोग को अगर पूरा, तो अब तो बचेगा नहीं क्वेश्चन आंसर, पर कुछ भी अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग क्या करिएगा, पहला जो कविता का लाइन बाय लाइन अर्थ करवा है उसको मतलब कि उसको देखना बिल्कुल ना भूले, वो आपका बेस है। ठीक है, पूरे चैप्टर का वो बेस है। और ये चैनल नया नया है तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना, लाइक करिएगा उसी के आधार पे, और शेयर करना नहीं भूलिएगा, कम से कम 10 बच्चों को शेयर आप लोग करिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।